हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं ईथरों के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। पिछले वीडियो में आपको हमने ईथर का भौतिक गुणधर्म के बारे में एक्सप्लेन किया था, जिसमें आपको हम बताएंगे ईथर के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो देखें, पहला है ईथर का रासायनिक अभिक्रिया, ईथरों में CO आवंत का विदलन। ठीक है, तो ईथर में इन अभिक्रियाओं में क्या होगा, ईथर का जो कार्बन ऑक्सीजन बंध होता है वह इन अभिक्रियाओं में टूटेगा। ध्यान से समझिए, ईथर प्रक्रियात्मक समूहों में सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। तो जितने भी प्रक्रियात्मक समूह होते हैं उनमें ईथर की क्रियाशीलता क्या होती है, सबसे कम होती है। ईथर जो है वह सबसे कम रिएक्शन करता है। ईथर के कार्बन ऑक्सीजन आवंत का विदलन उग्र परिस्थितियों में हाइड्रोजन हैलाइड के आधिक्य में होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ईथर जो है वह अन्य प्रक्रियात्मक समूहों की तुलना में सबसे कम क्रियाशील होता है, और ईथर का जो कार्बन ऑक्सीजन है उसका विदलन जो है उग्र परिस्थितियों में हाइड्रोजन हैलाइड के आधिक्य में होता है। ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बंध का टूटना उग्र परिस्थितियों में और हाइड्रोजन हैलाइड की अधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण होता है। डाई एल्किल ईथर की अभिक्रिया से एल्किल हैलाइड के 2 अणु बनते हैं। डाई एल्किल ईथर की अभिक्रिया से एल्किल हैलाइड के कितने अणु बनते हैं, 2 अणु बनते हैं। ध्यान दीजिए, ROR प्लस HX आपका बनेगा RX प्लस ROH। ठीक है, फिर जो ROH बना है वह फिर HX से क्रिया करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन हैलाइड क्या है, अधिक मात्रा में है। तो ROH प्लस HX बनेगा RX प्लस H2। इस तरह से आप देख रहे हैं कि डाई एल्किल ईथर की अभिक्रिया से एल्किल हैलाइड के कितने अणु बन रहे हैं, 2 अणु बन रहे हैं। ठीक है, आगे देखें, एरिल ऑक्सीजन आवंध के अधिक अस्थायी होने के कारण, ठीक है, एरिल ऑक्सीजन बंध अगर देखा जाए, इसमें ये आपका एरिल है और ये ऑक्सीजन है, तो यह जो बंध है वो अधिक अस्थायी होते हैं। एरिल ऑक्सीजन आवंध अधिक अस्थायी होने के कारण एल्किल एरिल ईथर, ठीक है, एल्किल एरिल ईथर का एल्किल ऑक्सीजन आवंध विदलित हो जाता है। ठीक है, यह जो बंध है ऑक्सीजन और एल्किल के बीच में जो बंध है, यह बंध टूट जाता है। क्यों टूट जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन और एरिल के बीच का बंध क्या होता है, मजबूत होता है एल्किल और ऑक्सीजन बंध की तुलना में। ठीक है, तो जब एल्किल हैलाइड का आक्रमण होगा तो कौन सा बंध टूटेगा, ऑक्सीजन एल्किल के बीच का बंध टूट जाएगा। ठीक है, और यह जो है R जो है X के साथ मिलकर RX बना लेगा और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा, जिससे आपको फिनाल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एरिल ऑक्सीजन आवंध के अधिक अस्थायी होने के कारण एल्किल एरिल ईथर का एल्किल ऑक्सीजन आवंध विदलित होता है। एल्किल ऑक्सीजन बंध टूटता है और इस अभिक्रिया में फिनाल और एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, 2 विभिन्न एल्किल समूहों वाले ईथर भी इसी प्रकार से विदलित होता है। ठीक है, अगर अलग अलग समूह वाली असमित ईथर है तो वह भी इसी तरीके से टूटता है। देखिए ध्यान से, ROR प्लस HX बन जाएगा आपका RX प्लस R'OH। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइडों की अभिक्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार होता है। सबसे तेज रिएक्शन कौन करेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड करता है, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और फिर सबसे स्लो कौन करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड करता है। यह हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम है जो ईथरों के प्रति है। ईथरों का विदलन सांद्र हाइड्रोजन आयोडाइड अथवा हाइड्रोजन ब्रोमाइड द्वारा उच्च ताप पर होता है। ठीक है, ईथर जो है वो टूटते हैं, लेकिन सांद्र हाइड्रोजन आयोडाइड अथवा हाइड्रोजन ब्रोमाइड की उपस्थिति में उच्च ताप पर ऐसा होता है। जब इनमें से एक एल्किल समूह तृतीयक समूह होता है तो तृतीयक हैलाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर एल्किल समूह कैसा हो, तृतीयक हो, तो उससे क्या बनेगा, तृतीयक हैलाइड प्राप्त होगा। ध्यान समझें, यह आपका तृतीयक एल्किल समूह है। ठीक है, तो जब इनमें से एक एल्किल क्या हो, तृतीयक समूह होता है तो तृतीयक हैलाइड बनेगा। यह आपका तृतीयक समूह वाला ईथर है और आपका हाइड्रोजन आयोडाइड HI। ठीक है, यह आपका तृतीयक समूह है और यह आपका CH3 केवल R है, और इसमें इस कार्बन के पास 3 R है, अर्थात यह एल्किल समूह क्या है, तृतीयक है।
तो जब इसका हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया होगा तो तृतीयक हैलाइड प्राप्त होंगे। ठीक है, CH3 जो है CH3O यह हाइड्रोजन के साथ मिलकर CH3OH बना लेगा और यह आयोडीन जो है इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो आपको तृतीयक हैलाइड प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह आप देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया ईथरों की, जिसमें आपको पहला हम बता रहे हैं ईथरों के कार्बन ऑक्सीजन आबंध के विदलन के बारे में, कि ईथर का जो है कार्बन ऑक्सीजन बंध जो है टूटता है। ठीक है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, इसमें आपको बताया गया कि ईथर प्रक्रियात्मक समूह में सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं। ईथर जो है वह जितने भी प्रक्रियात्मक समूह हैं उनमें सबसे कम क्रियाशील होते हैं। ईथरों में CO आबंध का विदलन उग्र परिस्थिति में हाइड्रोजन हैलाइड के आधिक्य में होता है। ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटता है, लेकिन यह कब टूटेगा? उग्र परिस्थिति में टूटेगा और हाइड्रोजन हैलाइड की अधिक मात्रा में टूटेगा। डाई एल्किल ईथर की अभिक्रिया से एल्किल हैलाइड के 2 अणु बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका डाई एल्किल ईथर है, ROR है, और हाइड्रोजन हैलाइड की अधिक मात्रा है, जिससे आपका एल्किल हैलाइड के 2 अणु बनेंगे, ROR प्लस HX, RH प्लस ROH। तो यह ROH बना है, फिर अभिक्रिया करेगा HX से और RH प्लस H2O। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि डाई एल्किल ईथर की एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया से हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया से 2 एल्किल हैलाइड प्राप्त हुए हैं। ठीक, उसी तरह से आप देख रहे हैं कि एरिल ऑक्सीजन आबंध, जो एरिल ऑक्सीजन आबंध होता है, ठीक है, यह एरिल ऑक्सीजन बंध यह काफी मजबूत होता है एल्किल ऑक्सीजन बंध की तुलना में। तो जब इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं तो एल्किल ऑक्सीजन बंध टूट जाता है। ठीक है, और आपको फिनाल प्राप्त होता है और एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, 2 विभिन्न एल्किल समूहों वाले अगर ईथर हैं तो यह भी इसी तरह से टूटते हैं, जैसे ROR' प्लस HX, तो बनेगा आपका RH प्लस R'OH। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम आपको बताया गया कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो होता है वह ज्यादा रिएक्टिव होता है, HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। ठीक है, ईथरों का विदलन सांद्र हाइड्रोजन आयोडाइड अथवा हाइड्रोजन ब्रोमाइड द्वारा उच्च ताप पर होता है। ईथरों का विदलन जो है वह सांद्र HI अथवा HBr द्वारा उच्च ताप पर होता है। ठीक है, जब इनमें से एक एल्किल समूह तृतीयक समूह का हो, ईथर का एक एल्किल समूह क्या हो? तृतीयक समूह का हो। जैसे ईथर का इधर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं तृतीयक समूह है, प्राथमिक समूह है। तो जब इसमें से एक एल्किल समूह तृतीयक समूह होता है तो तृतीयक हैलाइड प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक समूह तृतीयक है तो इससे आपका तृतीयक हैलाइड प्राप्त होगा। तो HI से जब इसका रिएक्शन होगा तो CH3OH इसके साथ जुड़ जाएगा और I इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यह आपका तृतीयक हैलाइड प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं इसका कारण क्यों है, ऐसा क्यों होता है। तो कारण समझिए, इसका कारण अभिक्रिया के चरण 2 में निष्कासित होने वाला CH3OH समूह के निष्कासन से अधिक अस्थायी कार्बोकैटायन का बनना है। ठीक है, तो जो अभिक्रिया के द्वितीय चरण में CH3OH अलग हो रहा है उसकी तुलना में जो CH3 प्लस जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो अधिक अस्थायी है। तृतीय कार्बोकैटायन बन रहा है वो अधिक अस्थायी है, इसीलिए जो है आयोडीन उसके साथ जुड़ जाता है, CH3 के साथ नहीं जुड़ता है, क्योंकि यह प्राथमिक कार्बोकैटायन बनाएगा, CH3 प्लस बनाएगा जो उतना स्टेबल नहीं होगा। तृतीय कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए CH3 बनेगा आपका। ठीक है, और जिससे अभिक्रिया SN1 क्रिया विधि द्वारा संपन्न होगी। अभिक्रिया कैसे संपन्न होगी? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्वारा संपन्न होगी। देखिए ध्यान से, यह आपका ईथर था जिसके एक तरफ तृतीयक थे कार्बन, ठीक है, और यह आपका अटैक हो रहा था HI का, तो हाइड्रोजन जो है इसके पास आया था। ठीक है, ऑक्सीजन जो है ये अलग हो गया यहाँ से, CH3OH ये अलग हो गया यहाँ से, और इस कार्बन पे प्लस आया जिससे तृतीय कार्बोकैटायन बना और CH3OH अलग हो गया। यह तृतीय कार्बोकैटायन से आके I- जुड़ जाता है तीव्र फास्ट तरीके से, जिससे आपको यह कंपाउंड प्राप्त होता है। तो पहला चरण जो है स्लो होता है। ठीक है, इसलिए यह जो है केवल अभिकारक के एक ही स्टेप पर निर्भर कर रही है, अतः यह अभिक्रिया क्या होगी? SN1 होगी। ठीक है, तो SN1 अभिक्रिया में आपने देखा HI का जो H प्लस होता है, ठीक है, HI हाइड्रोजन आयोडाइड का अटैक है। ठीक है, तो यह हाइड्रोजन जो है वो आके यहाँ पे जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ, जिससे CH3OH बन जाता है आपका,
और इस कार्बन पे प्लस आ जाता है। तृतीय कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन की तुलना में, इसलिए तृतीय कार्बोकैटायन से I- आके जुड़ जाता है और आपका कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं एनिसोल में क्या होता है। देखिए ध्यान से, एनिसोल में ईथर के प्रोटानन द्वारा, एनिसोल में ईथर के प्रोटानन द्वारा मेथिल फेनिल ऑक्सोनियम आयन बनता है। एनिसोल में ईथर के प्रोटानन द्वारा क्या बनेगा, मेथिल फेनिल ऑक्सोनियम आयन बनेगा, C6H5O+HCH3। ये आपका मेथिल फेनिल ऑक्सोनियम आयन बनेगा। कब बनेगा, यह एनिसोल में ईथर के प्रोटानन द्वारा बनता है। ठीक है, फेनिल समूह के कार्बन की sp2 संकरण अवस्था, जो फेनिल समूह है इसके कार्बन की कौन सी संकरण अवस्था होती है, sp2 होती है। ठीक है, फेनिल समूह के कार्बन की sp2 संकरण अवस्था तथा ठीक है जो OCCH5 है समूह के आंशिक द्वि आबंध अभिलक्षण के कारण OCH3 आबंध, OCH3 यह जो इधर का आबंध है OCH3 आबंध OCCH5 आबंध की तुलना में दुर्बल होता है। ठीक है, तो एनिसोल में ईथर के प्रोटान द्वारा मेथिल फेनिल ऑक्सोनियम आयन बनेगा। एनिसोल में ईथर के प्रोटान द्वारा क्या बनेगा, मेथिल फेनिल ऑक्सोनियम आयन बनेगा। इसमें जो यह आपका C6H5O है यह ज्यादा स्टेबल होता है किसकी तुलना में, CH3O की तुलना में। क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि C6H5O में कार्बन जो है sp2 संकरण अवस्था में होता है और जो है यह आंशिक द्वि आबंध के लक्षण इसमें होते हैं, आंशिक द्वि आबंध के लक्षण भी इसमें होते हैं, जिसके कारण यह OCH3 आबंध जो होगा OCCH5 आबंध की तुलना में दुर्बल हो जाता है। यह बंध क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। इसलिए I- आयन का आक्रमण OCH3 आबंध को तोड़कर CH3I बनाता है। ठीक है, इसलिए I- आयन का आक्रमण OCH3 आबंध को तोड़कर CH3I बनाता है। फिनाल पुनः अभिक्रिया करके हैलाइड नहीं देते हैं, फिनाल पुनः अभिक्रिया करके हैलाइड नहीं देते हैं क्योंकि फिनाल के sp2 संकलित कार्बन जो नाभिक रागी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शा सकता है, जो हैलाइड में परिवर्तन के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं फिनाल जो है वो पुनः अभिक्रिया देकर हैलाइड में चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि फिनाल का जो sp2 संकलित कार्बन है वह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें जो है एनिसोल में क्या होगा, एनिसोल में ईथर के प्रोटान द्वारा जो है ये आपका मेथिल फेनिल ऑक्सोनियम आयन बनता है और इसका कंपाउंड जो होता है वह CH3I बनता है, CH3I बनता है। यह कंपाउंड नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है, तो इसका कारण आपको बताया गया कि जो फेनिल समूह होता है उसका कार्बन जो है sp2 संकरण अवस्था में होता है। ठीक है, और OCCH5 समूह के आंशिक द्वि आबंध अभिलक्षण के कारण OCH3 का आबंध OCCH5 आबंध की तुलना में दुर्बल होता है। ठीक है, तो इसमें आंशिक द्वि आबंध का गुण भी पाया जाता है, जिसके कारण यह OCH3 बंध जो है वह दुर्बल हो जाता है किसकी तुलना में, C6H5O की तुलना में। ठीक है, इसलिए I- आयन का आक्रमण OCH3 आबंध को तोड़कर CH3I बनाता है। ठीक है, I- का आक्रमण जो होता है वह कौन सा बंध तोड़ता है, OCH3 बंध, यह बंध टूटता है। ठीक है, और CH3I बनता है। ठीक है, OCH3 बंध टूट जाएगा और आपका कंपाउंड CH3I बन जाएगा और फिनाल फिर बन जाएगा C6H5OH बन जाएगा, फिनाल बन जाएगा। ठीक है, तो यह घटना जो है एनिसोल में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका पहला कार्बन ऑक्सीजन बंध जहाँ पे टूटता है, इसके बारे में आपने देखा ईथरो के CO आबंध का विकलन। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे ठीक है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के बारे में। थैंक यू।